हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय सीमा है आपका 1700 ईस्वी से लेकर के आपका 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कई विद्वानों ने अपने अनुसार मतलब अलग अलग नामकरण किए हैं, लेकिन ये जो है आपका मतलब सही माना जाता है और ये एग्जाम में आपका बार बार पूछा भी जाता है। इसलिए मैं ये आचार्य राम शुक्ल के अनुसार ये आपका बनाया गया, यानी चार्ट बनाया गया। ओके, उसके अनुसार बताया जा रहा है आपको। आइए हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में आपका पूर्व मध्यकाल को कंप्लीट किया गया था और उससे पहले वीडियो में जो बनाया गया था आपका आदिकाल कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग उत्तर मध्यकाल को अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। इसमें जो भी कवि हुए हैं, जो भी रचना की गई है, उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो। आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि उत्तर मध्यकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया, 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है आपका रीतिबद्ध काव्य धारा है, और दूसरा है आपका रीति सिद्ध काव्य धारा है, और तीसरा है आपका रीति मुक्त काव्य धारा है। अब बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं और रीति सिद्ध काव्य धारा किसे कहते हैं आपका, और रीति मुक्त काव्य धारा किसको कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग बात करते हैं तो रीतिबद्ध मतलब ये हुआ कि जैसे रीतियों में बद्ध होकर के, यानी कि रीतियों में से बंद कर, यानी कि उससे रिलेटिव यानी उससे बाहर ना होकर के उससे संबंधित जो भी रचना की गई है, उन सभी कवियों को हम लोग रीतिबद्ध के नाम से कवियों को हम लोग जानते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। रीतिबद्ध में जो भी कवि हुए हैं आपका देखिए नीचे लिखा हुआ, जो भी मुख्य रहे हैं कवि, उनको मैं आपके सामने लिख दिया हूं। और इसका जो रचना है, इनकी जो रचना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। इसमें मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर परेशानी होगी लिखने में, इसलिए मैं इसमें नहीं लिखा हूँ अलग से, यानी इस वीडियो में ही आगे मैं सबका जो रचना है अच्छे से लिख दूंगा। ओके, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो ये रीतिबद्ध के जो भी कवि हुए हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें से कई बार पूछा जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रीतिबद्ध कवि दे दिया जाएगा नाम, और पूछेंगे लोग कि रीतिबद्ध कवि इसमें से कौन है। अगर आप पढ़े हैं, आप याद किए हैं सभी कवियों को, तो आप वहां पर ट्रिक कर सकते हैं, आप एग्जाम में नंबर अच्छे से उठा सकते हैं। ओके, अब अगला हम लोग देखेंगे दूसरा भाग जो है आपका रीति सिद्ध काव्य धारा है। रीति सिद्ध मतलब जैसे कि रीति सिद्ध मतलब वो हुआ जैसे कि ये जो है बद्ध होकर के रचनाएं नहीं किए, यानी कि बद्ध होकर के जैसे बोले तो रीतियों के संबंधित जो भी है उनको मतलब रचना नहीं किए, लेकिन ये जो सिद्ध यानी कि उसको समझ करके अपने रचना को अपने अनुसार किए हैं। मतलब इसमें जो भी कवि हुए हैं वो जो है रीतियों को जैसे कि रीति को मतलब मानते हुए, यानी उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने अनुसार मतलब जो भी रचना की है इसमें माने जाते हैं। इसलिए रीतिबद्ध यानी रीति सिद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं ये सभी कवि। ओके, तो रीति सिद्ध कवि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हैं, तो आपके देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसमें मुख्य आपका बिहारी लाल है, जो कि आपके मुख्य रूप से हैं रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवि में आते हैं। ओके, अब चौथा देखेंगे रीति मुक्त काव्य धारा। अब रीति मुक्त मतलब मुक्त से आपको खुद ही मतलब आपको ज्ञान हो रहा होगा कि मुक्त मतलब स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से यानी कि अपने इच्छा अनुसार जो भी रचना हुई है उसी कवियों को मतलब उसी काल को यानी उसी समय को जो है रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, उसी को बताया गया, उसी को नामकरण किया गया है। इसमें जो कवि हुए आपका घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर है, ये आपका 4 कवि हैं। और इन सभी कवियों को भी आप सभी लोग बारीकी से देख लीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो रीति काल है यानी कि उत्तर मध्य काल है, इन सभी नामों को कौन विद्वान ने यानी किस विद्वान ने किस नाम को रखा है, यानी किस वजह से रखा है, इस सभी को हम लोग देखने वाले हैं। रीति काल को कौन विद्वान ने मतलब आदिकाल को रीति काल कहा है और आदिकाल कौन कहा है, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, जैसे विद्वान यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका नामकरण है, यानी कि किस विद्वान ने नामकरण किया है। यानी कि आप देखते हैं पहला जो है आपका रामचंद्र शुक्ल जी है। रामचंद्र शुक्ल जी है, ये जो है आपका रीति काल का यानी आदिकाल को उत्तर मध्य काल को रीति काल कहे हैं।
और दूसरा आपका मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जी जो है आपका अलंकृत काल का है, इसको क्या कहें, अलंकृत काल का है। और तीसरा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जो कि श्रृंगार काल का है। ओके, श्रृंगार काल का है। आपका चौथा जो आपका है राम शंकर शुक्ल जी है, जो आपका कला काल का है, यानी कि कला काल। अब ये रहा आपका 4, यानी कि 4 नाम से जाना जाता है आदिकाल को। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपका आदिकाल नहीं लिखा हुआ वहां पर यानी आदिकाल सॉरी उत्तर मध्यकाल अगर नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर विश्व यानी वहां पर श्रृंगार काल भी लिखा हो सकता है, आपका कला काल भी लिखा जा सकता है, रीति काल भी, अलंकृत काल लिखा हो सकता है। तो इन सभी नामों को अगर आप याद किए हैं तो आप समझ जाएंगे कि उत्तर मध्य काल का ही बात किया जा रहा है। ओके, तो आप वहां से अच्छे से मतलब प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें जो भी मतलब दरबारी हुए हैं, यानी कि जो भी कवि हुआ, रचना हुआ, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और विशेष बात इसमें ये चीज है कि उत्तर मध्य काल में जो भी कवि हुए हैं वो दरबारी रहे, यानी कि दरबारी बोले तो जैसे कि पहले के राजा महाराजा जो भी थे उनके दरबार में कवि रहा करते थे, अपने कवि यानी रचना किए करते थे, कविताओं को बनाए करते थे दरबार में। तो इसमें जो भी कवि हुए हैं अधिकतर मतलब दरबारी रहे हुए हैं, राजाओं के दरबार में रहते थे। तो उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, कौन मतलब कवि किस दरबार में रहते थे, कहाँ पर रहते थे, उन सभी को हम लोग देखने वाले, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मान लीजिए कि पूछ दिया कि बिहारी लाल किस दरबार में रहते थे, या फिर मतलब सेनापति या हठी जी मतलब किस दरबार में रहते थे, किस मतलब राजा के दरबार में रहते थे, तो किन के सानिध्य में रहते थे। तो आप अगर नहीं जानते तो वहां पर आपका गलत हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको आगे देखने वाले, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि लगती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अब हम लोग जो है उत्तर मध्य काल के जो भी कवि हुए हैं और उनकी जो भी रचना की गई है उनको उनको जो है मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला कवि जो है आपका चिंतामणि जी है, जो इनका रचना है आपका कवि कुलकल्प तरु है, और श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है, और छंद विचार है। ये आपका हो गया चिंतामणि जी की रचना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे में कुलपति मिश्र जी की जो रचना आपका रस रहस्य है, और संग्राम मसार है, और आनंद विलास है। ओके, अब तीसरा देखेंगे जसवंत सिंह का जो है आपका है भाषा भूषण है, और प्रबोध चंद्रोदय है इनकी रचना। अब भिखारी दास है इनका रचना, जैसे कि देखेंगे हम लोग तो काव्य निर्णय है, और काव्य निर्णय हो गया, श्रृंगार निर्णय हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे पांचवा देखेंगे हम लोग भूषण की जो रचना आपका भूषण जी की, वो शिवराज भूषण हो गया आपका रचना हो गया, और शिवा बावनी हो गया, और छत्रपाल ये उनकी रचना है। अब हम लोग देखेंगे छठा मतीराम जी की जो रचना आपका है ललित ललाम हो गया, और रस राज हो गया, और अलंकार 50 का ये आपका हो गया मतीराम जी की रचना। अब देव जी के यानी कि इनका जो रचना है आपके सामने लिखा हुआ प्रेम तरंग है, और भाव विलास है, शब्द रसायन है, काव्य रसायन है। ये हो गया। आप बिहारी जी की जो रचना है आपका देख लीजिए, इसमें आपका हो गया बिहारी सत्सई, इनकी एक रचना है जो कि मुख्य रूप से मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब सेनापति जी की जो रचना आपका कवित्व रत्नाकार हो गया आपका घनानंद जी की जो रचना आपका है सुजान हित प्रबंध यानी कि वियोग वेली है, और प्रीति पावस है। ओके, और आपका अंतिम जो आपका है बोधा जी की जो रचना आपका है वीरा बागिस है, और इसके नाम है। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं जो भी इसमें दरबारी हुए हैं, जो भी कवि मतलब दरबारी हुए उनका हम लोग स्थान को देखने वाले, यानी कौन कवि किस दरबार में रहते थे उनको हम लोग बारीकी से देखने वाले। ओके, क्योंकि वही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मुख्य माना जाता है, क्योंकि कई बार पूछता है मतलब एसएससी के जैसे जीडी के दे रहे हैं, एसआई के पेपर दे रहे हैं, या फिर एमए के दे रहे हैं, सीयूटी के दे रहे हैं, और बीए अगर कर रहे हैं तो उन सभी भी मतलब एग्जामों में भी पूछा जाता है। ओके, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए बस इसी तरह। अगर कुछ भी आपको गलती लगती है, कुछ भी वीडियो में अगर कुछ गलत लगता है लिखा हुआ है फिर कुछ भी चीज, तो आप कमेंट में अच्छे से आप मतलब बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके,
अब हम लोग जो है कवि और उनके दरबार में, जैसे जो कवि थे वो किस दरबार में रहा करते थे, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, लिखा गया आपका रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार, यानी कि किस दरबार में रहा करते थे कवि। इसमें जो भी कवि हुए उत्तर मध्य काल में, जैसे कि जो भी कवि हुए हैं आपके मतलब दरबारी मतलब रहे थे, पहले दरबार में अपना कवि की रचना, जैसे अपना कविताओं को रचना करते थे, जो भी मतलब रचनाएं की है उसमें दरबार में ही रहकर की है अधिकतर। ओके, तो हम लोग देखेंगे पहला दिया यहाँ पर बिहारी। बिहारी जी जो है किस दरबार में रहते, जयपुर और आमेर के दरबार में रहा करते थे। ओके, और चिंतामणि जी है, चिंतामणि किस दरबार में रहा करते थे, नागपुर के दरबार में रहा करते थे। और केशव दास जी जो है आपका ओरछा के दरबार में रहा करते थे। और भूषण जी जो है आपके पन्ना के दरबार में रहा करते थे। ओके, और भिखारी दास जी जो है आपके प्रतापगढ़ और अवध के दरबार में रहा करते थे। और कुलपति मिश्र जी जो है जलपुर के दरबार में रहा करते थे। और देव जी जो है आपके पिछानी के दरबार में रहा करते थे। और मतीराम जी जो है आपके बूंदी के दरबार में रहा करते थे। ओके, और रघुनाथ जी जो है आपके काशी के दरबार में रहा करते थे। ये आपका पूर्व मध्य काल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो अगला आधुनिक काल के तरफ में बढ़ेंगे और वो आपके लिए चौथा पार्ट होगा वीडियो का। आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिएगा, तब जाकर के आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो हिंदी साहित्य का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके बाद आपको बताने का कोशिश करता हूँ, इसमें भी मेहनत लगता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।